हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ। हिमाचल प्रदेश भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 18वां बड़ा राज्य है। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार रमेश और आप देख रहे हैं हिमाचल पर आधारित वेब सीरीज हिमाचल एक खोज का तीसरा एपिसोड। इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी, इतिहास, संस्कृति, इकोनॉमी और इतिहास के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं से जो हिमाचल प्रदेश को खासम खास बनाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में कबीलाई संस्कृति थी, यहाँ कबीलों की स्थापना हुई। इन कबीलों में कोल, किरात, नाग जैसे कबीले थे जिन कबीलों को आर्यन की तरफ से चुनौती मिली। शांबर और दिगोदास के बीच में वॉर हुआ जिससे पहाड़ों पर आर्यों की सुपरमेसी की शुरुआत होती है। तो खशों की सुपरमेसी के बाद यहाँ बड़े बड़े जनपदों की शुरुआत हुई। उन जनपदों में त्रिगर्त, कुलुत, आदुम्बरा और कुलिंद जैसे जनपद थे। आज की कहानी इससे आगे। भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे पहला साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से रखी और इतिहास में दर्ज है कि उस समय के जो जनपद थे, पहाड़ी जनपद थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की। ऐसा ही किस्सा आज के हिमाचल प्रदेश और उस समय के जनपदों के संदर्भ में विशालदत्त के मुद्रा राक्षस और जैन ग्रंथ परिशिष्ट में प्राप्त होता है, जिसमें प्रवर्तक नामक त्रिगर्त के राजा और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक संधि के बारे में जानकारी मिलती है, जिसका निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि प्रवर्तक ने घनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। एक और वर्णन है कुलुत राजा चित्रवर्मा का, जो कि कश्मीर के राजा पुक्ष राक्ष के साथ मिलकर एक समझौता करता है और चंद्रगुप्त का विरोध करता है। इसके अलावा हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि किरात और खशों ने चंद्रगुप्त की सेनाओं में भर्ती हुए और घनानंद को डिफीट करने में सहायता करते हैं। तो कुल मिलाकर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पहाड़ी जनपद जो है, लगभग 2 ही जनपदों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। त्रिगर्त जनपद चंद्रगुप्त मौर्य के साथ खड़ा हुआ और कुलुत जनपद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के विरोध में था। चंद्रगुप्त के बाद दूसरा मौर्य डायनेस्टी का महान राजा अशोक हुआ। अशोक से पहले बिंदुसार है, लेकिन बिंदुसार इतिहास का अज्ञात शासक है जिसके बारे में जानकारी का अभाव है। अशोक के समय किस तरह के संबंध रहे, इसको समझते हैं। अशोक के समय के संबंधों को समझने के लिए हुनसांग के रेफरेंस पे हमें विश्वास करना पड़ेगा। हुनसांग कहता है कि कुल्लू के कल्थ और कांगड़ा के चैत्रों में 2 स्तूपों का निर्माण अशोक महान ने महात्मा बुद्ध की कुल्लू और कांगड़ा की यात्रा की याद में बनवाए थे। इसके अलावा कलिंग का जो शिलालेख है, जो कि अशोककालीन है, उससे भी हमें जानकारी मिलती है, जिससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अशोक की सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल पहाड़ी जनपदों के ऊपर था। यानी कि अशोक ने बुद्धिज़्म का प्रचार किया और बुद्धिज़्म के प्रभाव में हिमाचल प्रदेश के जनपद भी आ चुके थे। अशोक ने बुद्धिज़्म का प्रचार करने के लिए मज़िम नामक एक बौद्ध भिक्षु की अध्यक्षता में एक डेलीगेशन भेजा, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बुद्धिज़्म का प्रचार किया। अब हम आगे बात करेंगे मौर्य शासन के बाद शुंगों के शासन की, क्योंकि मौर्य वंश की समाप्ति उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंगों के समय पहाड़ी जनपद जो है लगभग स्वतंत्र रहे। शुंगों के शासन के बाद भारत में शासन हुआ शकों का, और शकों के शासन के समय भी पहाड़ी जनपद लगभग स्वतंत्र रहे। शुंगों के शासन के बाद कुषाणों का शासन आता है और कुषाणों के शासनकाल के सिक्के हमें हिमाचल प्रदेश के अलग अलग भागों से प्राप्त होते हैं और अधिकांश सिक्के कुषाणों में कनिष्क के शासनकाल के हैं। 40 सिक्के कांगड़ा और कसौली रोड से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कांगड़ा के कन्यारा में हमें कनिष्क के काल का सिक्का प्राप्त होता है, जो कि ये दर्शाता है कि पहाड़ी जनपद कनिष्क के काल में कुषाणों के दिन आ चुके थे।
एक सिक्का जास्कर से भी प्राप्त होता है, जो कि कनिष्क के शासनकाल की पहाड़ी जनपदों पर सुप्रमेसी का घोतक है। जब कुषाणों की शक्ति क्षीण होने लगी तो कुषाणों को चुनौती मैदानों के अर्जुनायन युद्धेय जैसे कबीलों ने दी और इन कबीलों की सहायता करता है कुलिंद जनपद। तो इस तरह से कुषाणों के काल में पहाड़ी जनपदों के साथ संबंध रहे। अब आगे हम और जिक्र करते हैं और जिक्र अब होगा गुप्त काल का। गुप्त काल वह काल है जिसे भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में कला, साहित्य, संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर थी, इसलिए गुप्त काल भारत के इतिहास का स्वर्ण काल है। तो गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय पहाड़ी जनपदों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है और जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति। हरिसेन वही है जो समुद्रगुप्त का डिफेंस मिनिस्टर था। उसकी इलाहाबाद प्रशस्ति में हमें त्रिगर्त, औदुंबरा और कुलुता जैसे जनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसका ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बिना किसी युद्ध के पहाड़ी जनपदों ने समुद्रगुप्त के प्रभाव में उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। कुलिंद जनपद के बारे में जानकारी का अभाव है, यानी कि इस प्रशस्ति में कुलिंद के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। संभवतः कुलिंद जनपद हो सकता है कि समुद्रगुप्त से पहले ही गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बन गया होगा, या ये भी हो सकता है कि तब तक ये जो कुलिंद जनपद था लगभग समाप्त हो चुका होगा। तो कुल मिलाकर गुप्तों का शासनकाल था तो पहाड़ी जनपद गुप्तों के अधीन रहे। गुप्तों का शासन वैसे भी भारत में स्थापत्य कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उसी का असर हिमाचल प्रदेश में भी हुआ। हिमाचल प्रदेश में हिंदू संस्कृति और मंदिर का निर्माण का काम बढ़ना शुरू हो गया। गुप्त शासन को चुनौती हुणों से मिलती है। मध्य एशिया से आई हुण जाति को लीड कर रहा था तोरमान, और तोरमान की अध्यक्षता में पंजाब पर लगातार आक्रमण हो रहे थे। तोरमान के इस काम को आगे बढ़ाया उसके बेटे मिहिरकुल ने पंजाब से मध्य भारत के बीच में लगभग सभी क्षेत्रों को जीता। हुणों के आतंक को समाप्त करने के लिए मगध नरेश, नरसिंह बालादित्य और कश्मीर के राजा के बीच में एक अलाइंस हुआ, तब जाके मिहिरकुल को भारत से खदेड़ा गया। अब शासन भारत में था हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन के शासनकाल में पहाड़ी जनपदों के किस तरह के संबंध रहे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हुनसांग का यात्रा वृत्तांत। हुनसांग चाइनीज ट्रैवलर था जो कि 629 से 644 तक भारत में रहा। भारत में 17 साल रहा। अलग अलग क्षेत्रों की यात्राएं की। हिमाचल प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों की यात्राएं हुनसांग करता है, जिसमें त्रिगर्त, सिरमौर, कुल्लू, लाहौर आदि क्षेत्रों की यात्राएं करता है। जो देखा उसका वर्णन सु यू की नामक एक किताब में करता है, और जिसमें एक रेफरेंस ये है कि त्रिगर्त की यात्रा 635 में करता है, और उतीतो और उतीमा नामक एक शासक के बारे में जानकारी देता है, और साथ में हुनसांग ये भी जानकारी देता है कि त्रिगर्त जो जनपद था उस समय वहाँ महादेवसा की पूजा होती थी। शायद ये महादेव वर्तमान के महादेव हैं, और इससे निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि त्रिगर्त के लोग शिवाइट्स थे या शिव की भक्ति करने वाले थे। इसके अतिरिक्त हुनसांग का अकाउंट कुल्लू के बारे में भी जानकारी देता है, और कुल्लू के लिए कुलू शब्द का इस्तेमाल करता है। जालंधर से कुल्लू की दूरी बताता है, और जालंधर के लिए शब्द इस्तेमाल करता है शेलंतले। इसके अलावा सिरमौर के लिए श्रुगन और लाहौल के लिए लाहू शब्द का इस्तेमाल करता है। हुनसांग का अकाउंट हिमाचल प्रदेश की चंद्रताल झील के बारे में लोहित सरोवर कहकर उसको पुकारता है। इसके अतिरिक्त हुनसांग के अकाउंट से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक ने कुल्लू के कल्त और कांगड़ा के चैतड़ू में 2 स्तूपों का निर्माण किया, और इसका निर्माण महात्मा बुद्ध की याद में अशोक महान करते हैं। और अंत में यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का जिक्र बहुत इम्पोर्टेंट है। 326 में सिकंदर का भारत पे आक्रमण हुआ। ब्यास नदी तक सिकंदर की सेनाएं पहुंची। उसके प्रधानमंत्री कोइनोज ने सलाह दी कि ब्यास पार करना
खतरे से खाली नहीं है। और आज भी कुल्लू का मलाना गांव स्वयं को सिकंदर का वंशज मानता है। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर के 6 सैनिक मलाना घाटी में रुके और आज भी स्वयं को मलाना गांव के लोग सिकंदर के वासी मानते हैं। इस एपिसोड में इतना ही, अगला एपिसोड बहुत जल्द।